पी ब्लॉक की सबसे फर्स्ट फैमिली है हमारे पास बोरोन फैमिली। ठीक है, बोरोन फैमिली हमारे पास, इसे हम थर्ड ए ग्रुप या 13th ग्रुप भी बोलते हैं। अब पी ब्लॉक में सबसे पहले इनके बारे में बात की जाए तो सबसे पहले एलिमेंट के बारे में बात कर लेते हैं, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, और इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या क्या इफेक्ट इनके ऊपर डालेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं। तो एलिमेंट है हमारे पास बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थैलियम। ठीक है, याद रखने का तरीका, इसे हम बोल सकते हैं बैंगन, आलू, गाजर इन थैला। बैंगन आलू गाजर इन थैला। ठीक है, इस तरीके से हम ये याद रख सकते हैं। नाम क्या हो जाएगा इनका प्रॉपर? बी फॉर बोरोन, ए एल फॉर एल्यूमिनियम, जी ए फॉर गैलियम, आई एन फॉर इंडियम एंड टी एल फॉर थैलियम। एटॉमिक नंबर की बात करें, एटॉमिक नंबर सबके यहाँ पर देखो लिखे हुए हैं 5, 13, 31, 49 एंड 81। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इनका जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनता है, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा, जैसे बोरोन फैमिली है, पी ब्लॉक की फर्स्ट फैमिली है, तो पी ब्लॉक से जस्ट पहले NH2 तो कंप्लीटली फिल्ड ही होगा, और ये होगा हमारे पास NP1। ठीक है, फर्स्ट फैमिली है इसलिए 1, 13th ग्रुप की बात कर रहे हैं। N किसको डिनोट कर रहा है? ये N डिनोट करता है नंबर ऑफ ऑर्बिट को या फिर नंबर ऑफ पीरियड्स को, और ये किसको डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है इलेक्ट्रोवैलेंस इलेक्ट्रॉन को, सबसे बाहर वाले शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास NH2 NP1। तो इस हिसाब से जो बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगा वो होगा NH2 NP1। अब बोरोन कौन से पीरियड में आता है? सेकंड पीरियड में आता है, तो इसका सबसे लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हुआ? 2s2 2p1। 2s2 2p1 से जितने भी पहले है वो सब कंप्लीटली फिल्ड कर दो, जैसे 1s2 2s2 2p1 हो जाएगा। इसी तरीके से एल्यूमिनियम में देखें तो एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो थर्ड पीरियड के लिए हम क्या लिख देंगे? थर्ड पीरियड के लिए लिख देंगे हम लोग 3s2 3p1 लिख देंगे। अब 3s2 से पहले जितने भी आते हैं वो सब फिल कर दो। 3s2 से पहले आएगा 1s2 2s2 और फिर आएगा हमारे पास 2p6, उसके बाद आएगा 3s2 3p1। ये इसका एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है नियॉन, नियॉन से आगे 3s2 3p1। इसी तरीके से आगे के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएंगे। सिंपल है, एटॉमिक स्ट्रक्चर में हम लोग ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन निकालना पढ़ लेते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। इंपॉर्टेंट टर्म क्या है इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में, वो बात करते हैं। इनके बारे में इंपॉर्टेंट टर्म ये है कि जब बोरोन में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में नल्टीमेट शेल देखा जाएगा, नल्टीमेट शेल मतलब आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला शेल। ठीक है, इसमें आउटर मोस्ट शेल है सेकंड, तो उससे जस्ट पहले वाला शेल देखो, उसमें इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? उसमें हमारे पास H2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब हम बात करें एल्यूमिनियम के बारे में, तो एल्यूमिनियम में जो अल्टीमेट शेल है वो कौन सा है? वो है 2p6। मतलब उसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर फिल किए हुए हैं? वहां पर इलेक्ट्रॉन फिल किए हुए हैं p6 में। ठीक है, ध्यान देना यहां पर। गैलियम की बात करें तो गैलियम का सबसे आउटर मोस्ट शेल तो हमारे पास कौन सा है? 4s2 4p1। इसका अल्टीमेट शेल क्या हो जाएगा? मतलब जस्ट अंदर वाला शेल वो है हमारे पास 3। इसमें इलेक्ट्रॉन कहां पर है? इसमें इलेक्ट्रॉन है डी पर। देखो शेल चेंज होते जा रहे हैं। ठीक है, इंडियम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ, इंडियम में क्या हो जाएगा हमारे पास? इंडियम में D10 ही रहेगा। लेकिन थैलियम में देखो, थैलियम में हमारे पास D10 है, D10 है, लेकिन यहां पर उससे पहले F14 भी आ रहा है, तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारे पास? F14 एंड D10। तो ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में अल्टीमेट शेल में ये जो ऑर्बिटल्स चेंज हो रहे हैं, इन्हीं की वजह से हमारा स्क्रीनिंग इफेक्ट चेंज होगा, और इन स्क्रीनिंग इफेक्ट चेंज होने की वजह से ही ये पूरा चैप्टर हमें पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि पीरियडिक टेबल से जो अलग एक्सेप्शंस पढ़ाए जाते हैं वो इन चैप्टर्स के अंदर पढ़ाए जाते हैं, और वो जितने भी एक्सेप्शंस बन रहे हैं वो सभी एक्सेप्शंस पूरे के पूरे सिर्फ और सिर्फ स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट की वजह से बनते हैं। और वो किसकी वजह से आता है? वो आता है इन sp-df ऑर्बिटल की वजह से। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में चेंज हो रहा है, इसे जब मैं उसमें पढ़ाऊंगा इस शील्डिंग इफेक्ट में, तो आगे के लिए ये हमको याद रखना है। ठीक है, तो ये हुए इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, अब और एक एक दो चीज और देखते हैं जो हमें याद रखनी होती है। जैसे एल्यूमिनियम के बारे में हमें याद रखना होता है कि थर्ड मोस्ट एबिडेंट एलिमेंट होता है, अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला तीसरा ये एलिमेंट है। सबसे पहला है ऑक्सीजन, दूसरा है सिलिकॉन, और थर्ड नंबर पर आता है हमारे पास एल्यूमिनियम। ठीक है, कंफ्यूज मत होना कि सबसे पहले नाइट्रोजन आता है। नाइट्रोजन का परसेंटेज अगर तुम लोग देखोगे तो परसेंटेज आता है लगभग 78% के आसपास। पढ़ा होगा नाइट्रोजन 78%,
ऑक्सीजन 21% और बाकी 1% में सब कुछ। ये बाय वॉल्यूम होता है, लेकिन अगर हम बाय मास की बात करें, यहाँ हम किसकी बात कर रहे हैं, बाय मास की, तो बाय मास में सबसे पहले नंबर पर हमें मिलता है ऑक्सीजन। ठीक है, अब ये फ्री फॉर्म में भी हो सकता है और कंपाउंड फॉर्म में भी हो सकता है। यहाँ हम जो N2 और O2 की बात करते हैं सिर्फ फ्री फॉर्म की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहला अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला एलिमेंट है ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकॉन, और थर्ड नंबर पर मिलता है हमारे पास एल्यूमिनियम। लगभग कंप्लीट एलिमेंट्स का 8% के आसपास होता है, अगर अप्रोक्स देखा जाए 8% के आसपास ये होता है थर्ड नंबर पर हमारे पास। ठीक है, बोरोन के बारे में हमें याद रखना है कि बोरोन के 2 आइसोटोप होते हैं, B10 एंड B11, दोनों का परसेंटेज यहाँ पर लिखा हुआ है। B10 है हमारे पास 19% एंड B11 है हमारे पास 81%। ठीक है, ये इनके एटॉमिक नंबर, इनके नाम और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। अब हम आगे चलते हैं इनकी मेटेलिक प्रॉपर्टी, मेटल नॉन मेटल क्या होता है। तो अगर प्रीवियस चैप्टर्स पढ़े हुए हैं पी ब्लॉक में, जो मैं पहले लेक्चर ले चुका हूं, तो उसमें पता लगा होगा तुमको कि सेमी मेटल क्या होते हैं। सेमी मेटल, ये जो सामने एलिमेंट लिखे होते हैं ये सब सेमी मेटल होते हैं। याद रखने का तरीका क्या है, ये हमारे पास बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। ठीक है, याद रखने का तरीका है बालिका, सीता, गीता, ऐश्वर्या सब ट्यूशन आते। अब इन एलिमेंट्स के नीचे की तरफ पीरियडिक टेबल में, इन एलिमेंट्स के नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब मेटल होते हैं। ठीक है, और इनके ऊपर की तरफ जितने भी एलिमेंट होते हैं वो सब क्या होता है, नॉन मेटल होता है। तो यहां पर हम बोरोन की बात करें, बोरोन से भी मेटल है, देखो ये रहा बोरोन से भी मेटल है, ये पीरियडिक टेबल की पोजीशन है। तो अब नीचे की तरफ जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हो जाएंगे हमारे पास, वो सब हो जाएंगे मेटल। तो हमारे पास इस फैमिली में 4 तो मेटल हैं और 1 सेमी मेटल है। ठीक है, और इस सेमी मेटल के बारे में भी हमें ये याद रखना है कि ये सेमी मेटल का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर मेटेलिक और नॉन मेटेलिक दोनों प्रॉपर्टी होती है। तो ये नॉन मेटल की तरफ ज्यादा डाइवर्ट होता है। ठीक है, मतलब ये नॉन मेटल के ज्यादा क्लोज है और मेटल से थोड़ा सा दूर है इसकी प्रॉपर्टी, इसलिए सेमी मेटल है। तो नीचे लिखा हुआ देखो, बोरोन इज रिगार्डेड एज ए सेमी मेटल, इट इज क्लोजर टू नॉन मेटल देन मेटल इन इट्स प्रॉपर्टीज। आगे प्रॉपर्टीज में पता लगेगा जब हम पढ़ेंगे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी क्या इफेक्ट करती है। रेस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर मेटेलिक इन नेचर, बाकी के जितने भी एलिमेंट है वो सब क्या हमारे पास नेचर में मेटेलिक होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ना है हमको प्रॉपर्टीज, इनकी पीरियडिक प्रॉपर्टीज के बारे में और थोड़ी केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास एटॉमिक एंड आयनिक रेडियस। देखो इनके बारे में बेसिक चीजें, जैसे हम एस ब्लॉक के बारे में और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स के बारे में बेसिक हम पीरियडिक टेबल में पढ़ चुके होते हैं, लेकिन बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, इनके अंदर एक्सेप्शन बहुत ज्यादा आते हैं। तो वो एक्सेप्शनल केस है वो यहाँ पर पढ़ाए जा रहे हैं। ठीक है, जैसे बोरॉन फैमिली में अगर हम देखें पीरियडिक टेबल के हिसाब से, तो टॉप टू बॉटम आने पर, जैसे अगर मान लो मैं लिख देता हूं यहाँ पर बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, तो टॉप टू बॉटम आने पर नंबर ऑफ शेल क्या हो रहा है, नंबर ऑफ शेल यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। तो साइज क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना चाहिए अकॉर्डिंग टू पीरियडिक टेबल। लेकिन अगर वैल्यूज पर यहाँ पर ध्यान दोगे तो वैल्यूज के हिसाब से हमें दिखाई दे रहा है कि जो एटॉमिक रेडियस है वो यहाँ पर कंटिन्यूअसली इंक्रीज नहीं हो रही है। बोरोन से एल्यूमिनियम तक एक लार्ज गैप आया है, देखो 0.80 से 1.24, एकदम से सडन गैप, यहाँ पर सडन एनलार्जमेंट हुआ है एटॉमिक रेडियस में। लेकिन एल्यूमिनियम से गैलियम पर देखोगे बिल्कुल इक्वल है। उससे आगे देखोगे तो थोड़ा सा बढ़ा है, जितना बी से एल बढ़ा था उतना नहीं बढ़ा। और इंडियम से थैलियम देखोगे तो वहां पर भी थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ है, ज्यादा इंक्रीमेंट यहाँ पर नहीं हुआ। तो ये जो डिसिमिलरिटीज हैं ये किस वजह से आई हैं, हम उसके बारे में अब यहाँ पर बात करते हैं। देखो मैंने सबसे पहले बताया था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p1। ठीक है, इसका जो आउटर मोस्ट शेल है वो तो है सेकंड, ये रहा सबसे बाहर वाला शेल, और इसका जो अल्टीमेट शेल है जिसके बारे में हम बात करते हैं वो है हमारे पास ये जस्ट आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला 1s2। अल्टीमेट का मतलब होता है आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला। अब ये 1s2 क्या करना चाहता है, एक एटम की स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं। यहां पर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीके से फिल होंगे, देखो यह है हमारे पास फर्स्ट शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है। यह है हमारे पास सेकंड शेल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, टोटल 3 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 एंड 3। साइज का कंपैरिजन कहां होता है, साइज का कंपैरिजन होता है न्यूक्लियस से और सबसे बाहर वाले शेल में। तो इसका जो अल्टीमेट शेल है, मतलब कि आउटर मोस्ट से जस्ट पहले वाला, यहां पर जो इलेक्ट्रॉन है ये इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के बीच में एक शील्ड का काम,
अब ये शील्ड क्या कर रहा है, ये शील्ड न्यूक्लियस के और सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन के, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स को कम कर रहा है। अगर ये इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स कम करता है तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन को बाहर जाने देगा। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जिसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, जिसके अंदर शील्डिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, मतलब इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कम होगा, और अट्रैक्शन फोर्स कम होगा तो ये इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ रिमूव कर सकता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, बोरोन के लिए जो अल्टीमेट शेल है वो है H2। एल्यूमिनियम के लिए बात करें तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। ठीक है, यहां का जो अल्टीमेट शेल है ये है p6 वाला, p6, यहां है H2। यहां के बारे में बता चुका हूं, D10, ये D10, और यहां पर F आ जाता है, F14 D10, ये इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। तो यहां पर कहां कहां चेंज हो रहा है, एक तो बोरोन में, एक एल्यूमिनियम में। बोरोन से एल्यूमिनियम आने में क्या हुआ देखो, बोरोन से एल्यूमिनियम आने में सबसे बाहर वाले शेल और सबसे बाहर वाले शेल और न्यूक्लियस के बीच में टोटल कितना गैप था, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन थे, 2 इलेक्ट्रॉन का गैप था। ठीक है, एल्यूमिनियम के केस में देखोगे तो यहां पर सबसे बाहर वाले शेल यहां और न्यूक्लियस के बीच में टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। और अल्टीमेट शेल कितने हैं यहाँ पर, अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कितने हैं, टोटल 8। अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर टोटल 8। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 8 इलेक्ट्रॉन, एकदम से कितना बड़ा गैप यहाँ पर हुआ। 8 इलेक्ट्रॉन आने का मतलब क्या है कि 8 इलेक्ट्रॉन अब न्यूक्लियस को सबसे बाहर वाले इलेक्ट्रॉन से प्रोटेक्ट करने लग गए। मतलब अब ये इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकते हैं, अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है। और अगर अट्रैक्शन फोर्स कम लग रहा है इसका मतलब साइज क्या हो जाएगा, बड़ा। तो बोरोन से और एल्यूमिनियम तक आने में, बोरोन से और एल्यूमिनियम तक आने में एटॉमिक रेडियस का सडन इंक्रीज, इसका रीजन क्या है, इसका रीजन है अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन 2 से और 8 यहां पर इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एल्यूमिनियम से गैलियम इंडियम के बारे में। तो देखो यहां पर अल्टीमेट इलेक्ट्रॉन कितने, एल्यूमिनियम के केस में 8 इलेक्ट्रॉन थे। यहां पर कितना है, 10, कोई ज्यादा बड़ा गैप नहीं है, 8 से 10। ठीक है, तो यहां पर साइज तो इंक्रीज होगा लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज नहीं होगा, इसे हम लगभग सिमिलर ही मान सकते हैं। तो जब वैल्यूज निकाली गई तो ये वैल्यूज क्या आई हमारे पास, एल्यूमिनियम से गैलियम के लिए लगभग सिमिलर आई। ये 1.24 है, ये भी 1.24 है। अगर और भी ज्यादा आगे की डिजिट की बात करेंगे तो आगे के डिजिट में यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, जिसमें गैलियम थोड़ा सा बड़ा होता है। लेकिन अगर हम पॉइंट्स के बाद 2 डिजिट की बात करें, क्योंकि इतना हमें एक्यूरेट जाना नहीं है, हमें सिर्फ आइडिया लगाना है इसके बारे में कि रेडियस कितनी हो सकती है। तो एल्यूमिनियम और गैलियम की रेडियस लगभग क्या हो गई, यहाँ पर सिमिलर हो गई। ठीक है, अब गैलियम से इंडियम के बीच में कोई नया शेल नहीं आया, यहां भी D10 था, यहां भी D10 था, लेकिन शेल बढ़ गया। ठीक है, यहां पर ऑर्बिटल तो वही है D10 एंड D10, लेकिन शेल बढ़ गया तो इलेक्ट्रॉन क्या हुआ यहाँ पर, शेल बढ़ा तो साइज क्या हुआ, यहाँ पर इंक्रीज हुआ, साइज यहाँ पर इंक्रीज हो गया। ठीक है, अब इंडियम से थैलियम के बीच में अगर हम बात करें तो इंडियम से थैलियम के बीच में यहाँ पर क्या आया हमारे पास, F14। ठीक है, यहां था D10, यहां पर F14। तो जितना साइज बढ़ना चाहिए था, देखो गैलियम से इंडियम कितना साइज बढ़ा, 1.25 1.50, लगभग 0.26 का डिफरेंस है। तो यहां भी इतना होना चाहिए था, लेकिन F14 4 इलेक्ट्रॉन अल्टीमेट शेल में ज्यादा ही हुए, तो इसका मतलब अब साइज क्या होगा, थोड़ा सा कम इंक्रीज होगा, तो 1.50 से 1.55 तक ही आ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिला के बात यह है, अगर ये इतना लगभग इतना कॉम्प्लिकेशन में अगर तुम्हें नहीं जाना तो सिर्फ ऑर्डर याद रखना है। और ऑर्डर किस तरीके से याद रखना है कि जहां जहां पर भी नए ऑर्बिटल की एंट्री होती है वहीं वहीं पर एक्सेप्शन आ जाता है। जैसे नए ऑर्बिटल की एंट्री कहां हुई है, एक तो एल्यूमिनियम में, तो एल्यूमिनियम में सडन गैप आया, बड़ा लार्ज गैप आया। दूसरे ऑर्बिटल की एंट्री हुई गैलियम में, डी ऑर्बिटल आ जाता है, तो यहां से एल्यूमिनियम से गैलियम में लगभग सिमिलर साइज। और तीसरा जो ऑर्बिटल की एंट्री हुई नया, वो है एफ, वो कहां पर, टीएल में। तो इंडियम और थैलियम के साइज में भी कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, लगभग दोनों सिमिलर है। रीजन क्या है, इनके स्क्रीनिंग और शील्डिंग इफेक्ट। ये ऑर्डर हमें डायरेक्टली याद रख लेना है, क्योंकि पेपर में ये डायरेक्टली पूछे जाते हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे पास नहीं आते। ठीक है, आगे चलते हैं अब हम लोग। नेक्स्ट है हमारे पास मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट की देखो वैल्यूज यहां पर लिखी हुई है। वैल्यूज देख के पता लगेगा कि मेल्टिंग पॉइंट में तो कोई ऑर्डर ही नहीं है। बोरोन की बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, उसके बाद एल्यूमिनियम का कितना लार्ज गैप आता है, बहुत कम हो जाता है, लगभग 2300 से 660 तक ही आया। गैलियम तक फिर डिक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ, उसके बाद इंक्रीज हुआ। तो बोरोन से गैलियम तक डिक्रीज हो रहा है और गैलियम से थैलियम तक इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर कोई हमारे पास रेगुलर
यहाँ पर कोई भी ट्रेंड फिक्स नहीं है। बॉइलिंग पॉइंट का अगर देखेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूसली क्या हो रहा है, यहाँ पर डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब हम यहाँ पर ये जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की वैल्यूज हैं, इनसे क्या क्या हमारे पास रिजल्ट्स निकलते हैं, कंक्लूजन्स निकलते हैं, उसके बारे में हम बात करते हैं। देखो, बोरोन की हम बात करें तो बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट है 2300। इसका मतलब ये बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग सॉलिड हो सकता है। और ऐसे जितने भी कंपाउंड्स अभी तक तुमने सुने होंगे जिनके मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं। जैसे कि डायमंड, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, तो डायमंड की स्ट्रक्चर कैसी होती है, डायमंड की स्ट्रक्चर में एक कार्बन दूसरे कार्बन से कोवलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है और यही मॉलिक्यूल फैलते हुए चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से बोरोन में हमको दिखाई दे रहा है कि इसके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ये एक बड़ा कोवलेंट पॉलीमर बनाएगा सॉलिड और लिक्विड दोनों स्टेट के अंदर। ठीक है, पॉलीमर का मतलब बोरोन से बोरोन एक दूसरे से जुड़ते चले जाएंगे, या फिर अगर बोरोन के भी कंपाउंड होंगे तो वो भी पॉलीमर वहां पर बना सकते हैं, क्योंकि इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है। इसका मतलब ये कोवलेंट कंपाउंड से स्ट्रॉन्ग तरीके से ये जुड़ा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करें सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाले की। सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला कौन सा है हमारे पास, गैलियम। ये देखो, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, नियरली रूम टेम्परेचर। मतलब अगर हम गैलियम को अपने हाथ पे रख के थोड़ा सा रब भी कर दें तो हाथ में रब करने से जो हीट प्रोड्यूस होगी उसी से ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये सॉलिड है, लिक्विड है, इसकी तो कोई शेप फिक्स ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं कि जो गैलियम है उसकी कोई शेप फिक्स नहीं होती है। अनयूजुअल स्ट्रक्चर एज Ga2, ये Ga2 की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकता है और ये भी कोई फिक्स नहीं है, अनयूजुअल स्ट्रक्चर है, हम बता नहीं सकते। ठीक है, जैसे अगर जादूगर मैजिक शो में देखा होगा तो जादूगर क्या करता है, जादूगर एक कप के अंदर पानी लेता है और पानी के अंदर एक स्पून डालता है और स्पून डाल के उसे हिलाने लग जाता है और धीरे धीरे वो स्पून गायब हो जाती है हाथ में से या आधी रह जाती है। वो किस वजह से होता है, क्योंकि वो जो कप लेता है उस कप के अंदर जो पानी होता है वो हॉट वाटर होता है, उसका टेम्परेचर 30 डिग्री से ज्यादा होता है। वो जो चम्मच बनी होती है वो गैलियम की चम्मच बनी होती है। अगर उस स्पून को वो पानी के अंदर डालेगा तो वो मेल्ट होकर पानी के अंदर ही जाके डिजोल्व हो जाएगा और वो हाथ में से ही गायब हो जाएगी। ठीक है, तो ये इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक दिखाने के भी काम में लिए जाते हैं। तो ये हुआ मेल्टिंग पॉइंट लोअर का। अब देखो इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना हाई है, इसका बॉइलिंग पॉइंट है 2240। 2240 बॉइलिंग पॉइंट होने का मतलब ये है कि ये 30 डिग्री सेंटीग्रेड से और 2240 डिग्री सेंटीग्रेड तक लिक्विड ही बना हुआ है। ये गैसियस स्टेट में कब जाएगा, ये गैसियस स्टेट में इतने हाई टेम्परेचर पर जाएगा। तो ये थर्मोमीटर के अंदर भी काम आता है, मतलब जो हाई टेम्परेचर थर्मोमीटर होता है उसके अंदर ये काम में लिया जाता है, क्योंकि ये लंबे रेंज के अंदर, लंबे टेम्परेचर रेंज के अंदर लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो सकता है और थर्मोमीटर के अंदर लिक्विड ही आता है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम की। इनके मेल्टिंग पॉइंट देखो, ना तो बहुत ज्यादा हाई है और ना बहुत ज्यादा लो है। ठीक है, मतलब ये नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर क्या होंगे, सॉलिड स्टेट में होंगे। और जब हम इसे हीट करने लगेंगे तो हीट करने पर थोड़ा सा टेम्परेचर दिया जाए, जैसे देखो बहुत ज्यादा हाई नहीं है, 600 डिग्री सेंटीग्रेड हमारे लिए हाई है, लेकिन अगर ओवर रेंज देखो अकॉर्डिंग टू बोरोन तो उसके कंपैरिजन में ये लो ही है। तो 600 डिग्री सेंटीग्रेड लगभग ये देखो 157, ये 303, तो इतने पर ये लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा और बॉइलिंग टेम्परेचर भी यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, तो एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम ये नॉर्मल सॉलिड होते हैं और इनकी स्ट्रक्चर जैसी सॉलिड स्टेट में बताई जाती है, बीसीसी एफसीसी, वहां पर डिफाइन की जा सकती है। क्लोज पैक मेटेलिक स्ट्रक्चर इनके अंदर होती है। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि सबसे ज्यादा जो मेल्टिंग पॉइंट है वो किसका है, बोरोन का। सबसे कम किसका है, गैलियम का। ठीक है, और उसके बाद ऑर्डर हमारे पास एल्यूमिनियम, इंडियम और थैलियम, इनके क्या होता है, लगभग नॉर्मल हमारे पास मेल्टिंग पॉइंट होता है। बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट देखने से पता लग रहा है कि टॉप टू बॉटम आने पर इस फैमिली में बॉइलिंग पॉइंट कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग डेंसिटी की तरफ। डेंसिटी, टॉप टू बॉटम आने पर मास क्या हो रहा है, कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है। तो मास इंक्रीज हो रहा है तो डेंसिटी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पर मास इंक्रीज होने से डेंसिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो टॉप टू बॉटम आने पर डेंसिटी कंटिन्यूअसली क्या हो रही है, यहाँ पर इंक्रीज हो रही है। ठीक है, तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टीज है जिनमें से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। जैसे मेल्टिंग पॉइंट में से क्वेश्चन मैक्सिमम केस में जो पूछा जाता है वो या तो बोरोन से पूछा जाता है या गैलियम से पूछा जाता है। हाईएस्ट और लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट वो यहाँ पर याद रखना है। ठीक है, डेंसिटी सिंपल है, वैसे यहाँ से कभी कोई क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं गया है। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करने वाले हैं आयोनाइजेशन, एंथैल्पी एंड ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करेंगे आयोनाइजेशन, एंथैल्पी।